नमस्कार। स्मार्ट SPY2 में इस विज्ञान के कालांश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जो है कक्षा 9वीं के अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पाठ को लेकर के मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है अध्याय जो हमारा विज्ञान का कक्षा 9वीं का 2 है वह पूरा समझ में आएगा। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करें। इसके पहले कुछ सामान्य से प्रश्न हमारे आपसे रहते हैं कि जब हम बाज़ार जाते हैं, कई बार हमारे मस्तिष्क में यह बात रहती है कि हम दुकानदार से किसी चीज़ को लेने से पहले उसकी शुद्धता के बारे में अवश्य पूछते हैं। यदि हम बाज़ार में घी लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं क्या यह शुद्ध है। यदि हम बाज़ार में खोया लेने जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं क्या यह शुद्ध है। यदि हम बाज़ार में नमक लेने जाते हैं तो नमक के पैकेट पे लिखा हुआ आपने देखा होगा शुद्ध नमक। जी हाँ, जहाँ सामान्यतः हम इसको बोलचाल की भाषा में उन सारी चीज़ों को शुद्ध कहते हैं, किंतु विज्ञान की भाषा में वह पदार्थ शुद्ध नहीं होता है। जैसे कि दूध, अगर आप देखें दूध के विषय में, दूध अगर आप वैसे तो उसको बिल्कुल प्योर दूध भी क्यों ना लाएं, तो आपके सामान्य व्यावहारिक बोलचाल की भाषा में दूध शुद्ध है, किंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो रासायनिक दृष्टिकोण से जो दूध होता है वह शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध में जो है पानी है, दूध में वसा है और दूध में प्रोटीन है। यह 3 प्रकार की चीज़ें दूध में होती हैं, जिसके कारण विज्ञान की भाषा में हम कह सकते हैं कि दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब निश्चित रूप से आप जान गए होंगे कि विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ क्या है। तो विज्ञान की भाषा में जो शुद्ध पदार्थ होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक जैसे कणों से मिलकर के बने होते हैं या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे लोहे से बनी हुई कोई वस्तु हो, लोहे से बनी हुई रॉड हो या लोहे से बना हुआ दरवाज़ा हो, तो अगर वह लोहे से बना है तो लोहा यानी कि जिसका संकेत Fe है, उसके सारे कण एक जैसे कण हैं। उसमें जितने भी लोहे के कण हैं वह एक जैसे कण हैं, इसलिए वह विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार से सोना, जिसको हम आभूषण के रूप में भी पहनते हैं और अन्य जो है उसके उपयोग भी हैं, तो वह सोना जो है, गोल्ड जो है, वो एक जैसे कणों से मिलकर के बना है। इसलिए विज्ञान की भाषा में सोना भी जो है हमारा शुद्ध पदार्थ है। तो अब आप निश्चित रूप से पदार्थ की शुद्धता के विषय में जान गए होंगे कि विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ क्या है। हम विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ का अवलोकन करें। इसके पूर्व आइए हम थोड़ा पूर्व पाठ से आप सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा इस पाठ का नाम है, हमारे चारों ओर के शुद्ध पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। तो इसमें बात आई है सबसे पहले पदार्थ की। पदार्थ जिसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। पदार्थ पिछले अध्याय में, अध्याय 1 में आप सब लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि पदार्थ होता क्या है। एक बार पुनः हम उसको परिभाषित करते हैं कि पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें कोई भार होता है या जिसका कोई भार होता है, पदार्थ कहलाता है।
अब वह चीज़ दृश्य भी हो सकती है, यानी कि हमें दिखाई देने वाली भी हो सकती है, और अदृश्य भी हो सकती है, अर्थात जो हमें ना दिखाई दे। जैसे हवा, हवा हमें दिखाई नहीं देती है किंतु एक पदार्थ ही है। इसी प्रकार से जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कोई टेबल है, टेबल को हम जहाँ रख दें, जिसकी भी बनी हो, लकड़ी की बनी हो या धातु की बनी हो, लेकिन वो कोई स्थान घेरेगी, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उसका कुछ ना कुछ मास है, यानी कि उसका भार है। तो वो सब चीज़ें क्या कहलाएगी? हमारी पदार्थ कहलाएगी। वास्तविकता में हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह सब पदार्थ ही है, क्योंकि पिछले पार्ट में आपने यही पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे चारों ओर के पदार्थ। आइए अब हम इस पार्ट में जानते हैं कि जो हमारा पदार्थ है उसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। ये सब आप जानते हैं, पिछले पार्ट में भी संभवतः आपको ये बताया गया होगा कि पदार्थ का वर्गीकरण जो दो प्रकार से है, एक तो जो होता है वह उसकी भौतिक संरचना के आधार पर होता है, भौतिक संरचना, और दूसरा जो होता है वह उसके रासायनिक संरचना के आधार पर होता है। ध्यान में रखना है, एक जो होता है उसकी भौतिक संरचना के आधार पर, और दूसरा जो होता है वो उसके रासायनिक संरचना के आधार पर होता है। तो अगर भौतिक संरचना के आधार पर हम पदार्थ को देखें, जो आपने अध्याय 1 में पढ़े होंगे, इसमें भी पदार्थ का जो वर्गीकरण है वह 5 प्रकार से आपने पढ़ा होगा। मूल रूप से जो है पढ़ा होगा आपने 3 प्रकार से, जिसमें एक ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैसीय पदार्थ, प्लाज्मा और बीईसी। यह अध्याय 1 में आपने पूरी तरह से इसका अवलोकन किया होगा। ठोस पदार्थ यानी कि जो ठोस होते हैं, द्रव पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, गैसीय पदार्थ जिनमें विसरण का गुण होता है, और प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, और 5वीं अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के विषय में आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा। यहाँ हम जो है जो चर्चा करेंगे वह करेंगे पदार्थ के रासायनिक संरचना के आधार पर। तो इस पार्ट में रासायनिक संरचना के आधार पर अगर पदार्थ को देखा जाए तो रासायनिक संरचना के आधार पर हमें मूल रूप से जो पदार्थ पढ़ना है वो पढ़ना है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, क्योंकि हमारा पाठ का जो उद्देश्य है वो शुद्ध पदार्थ, हमारे चारों ओर के शुद्ध पदार्थ। तो यहां हमें 2 प्रकार से रासायनिक संरचना के आधार पर पढ़ने को मिलेगा, जिसमें एक हमारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो जाएगा यहां पर अशुद्ध पदार्थ। अब जब हम शुद्ध पदार्थ की ओर जाते हैं तो शुद्ध पदार्थ जो है हमारा 2 प्रकार की कैटेगरी में रहता है, यानी कि जो है शुद्ध पदार्थ को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, जिसमें एक आपको मिलेगा तत्व और दूसरा मिलेगा यौगिक यानी कि कंपाउंड, और तीसरा जो हमारा अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ को हम पढ़ते हैं मिश्रण के रूप में यानी कि मिक्सचर के रूप में। इस प्रकार से इस पार्ट में हम यह अध्ययन जो है बड़े ध्यान से करने वाले हैं। तो तत्व, यौगिक, मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण को ही 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें तत्व और जो यौगिक हैं, कंपाउंड जो हैं, उनको रखा गया है शुद्ध पदार्थ में, और जो मिश्रण है उसको रखा गया है अशुद्ध पदार्थ में। तो आइए हम शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले जानते हैं तत्व होते क्या हैं। तत्व, एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, तत्व क्या है? तत्व देखिए वास्तविकता में वे सभी पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। आप उसको पृथक नहीं कर सकते, एक जैसे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि वे पदार्थ, परिभाषा चाहें तो आप नोट कर लें, वे पदार्थ जो एक जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं व इन्हें भौतिक व रासायनिक
भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा किसी प्रकार से आप जो है इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं, वो सभी हमारे जो है तत्व कहलाते हैं। अब तत्वों में अगर देखा जाए तो हम सब जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों के विषय में आपने सुना होगा, जिसमें सोना है, इसका संकेत Au होता है, चांदी है, जिसका संकेत Ag होता है, सिल्वर, कॉपर है, जिसका संकेत जो है Cu होता है, आयरन है जिसका संकेत Fe होता है, ऑक्सीजन है जिसका संकेत O होता है, नाइट्रोजन है जिसका संकेत N होता है, आयोडीन है जिसका संकेत I होता है। ऐसे तत्वों के विषय में आपने पूर्व कक्षाओं में थोड़ा बहुत निश्चित रूप से सुना ही होगा। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि हमारी प्रकृति में कुल मिलाकर के 118 तत्व विद्यमान हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। तो तत्व अगर देखें हम तो ये 118 तत्व हमें तत्वों की आवर्त सारणी में देखने को मिलते हैं। तत्वों की जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी में हमें 118 तत्व जो है देखने को मिलते हैं। अब इन 118 तत्वों में जो 92 तत्व होते हैं वह जो है कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। प्रकृति ने जो है स्वयं इसको निर्माण किया है, प्रकृति से ही हमें जो है प्राप्त होते हैं। शेष बचे हुए तत्व जो हो जाते हैं हमारे शेष, वह जो है हमारे मानव निर्मित हैं, यानी कि सिंथेटिक हैं, जिनको बनाया गया है, मानव ने तैयार किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इस प्रकार से लगभग 118 तत्व जो है हमारी प्रकृति में विद्यमान हैं। अब तत्वों की आवर्त सारणी में अगर और थोड़ा सा विस्तार से चला जाए तो जो हमारा तत्व होता है वह 3 प्रकार के पदार्थ में बटा हुआ है, जिसमें एक तो होता है हमारा धातु तत्व, दूसरा होता है अधातु तत्व और तीसरा होता है उपधातु तत्व। उपधातु तत्व मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, ये जो है 3 प्रकार के तत्वों से हमारी पूरी 118 तत्वों की आवर्त सारणी तैयार होती है। अब ये आपका विषय जो है तत्वों की आवर्त सारणी एक अलग पार्ट है, वहाँ डिटेल से जो है इन पदार्थों के धातुओं के विशिष्ट गुण, अधातुओं के विशिष्ट गुण, उपधातुओं के विशिष्ट गुण आप सब लोग पढ़ सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में इस पाठ से संबंधित भी प्रश्न जो है सरलता से हमसे पूछ लिए जाते हैं कि धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तब कक्षा 8वीं में भी आपने धातु अधातु के बारे में पढ़ा होगा। तो धातु अधातु में अंतर करने के लिए सबसे पहले तो हमारे लिए कुछ गुण जानना आवश्यक होते हैं। जैसे आप लोगों को स्मरण होगा, धातु अधातु के अंतर करने के लिए जो गुण हैं उसमें एक गुण रहता है, वह रहता है तन्यता का। दूसरा गुण है ध्वनिकता, तीसरा गुण है विद्युत का चालक, विद्युत ऊष्मा का चालन। चौथा गुण इसका हो सकता है, चौथा गुण ऊपर लिख रहा हूं मैं, वो जाएगा कठोरता का। 5वां गुण हो जाएगा इसकी गलनांक व क्वथनांक का, गलनांक व क्वथनांक, ये 5वां गुण हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है 7, 8, 10 गुण आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़े होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये सामान्य 3-4 गुणों की सहायता से ही आप इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कठोरता का गुण, तो धातु में कठोरता होती है, अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती, भंगुर होती है। ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए सल्फर, सल्फर क्या है? भंगुर है, उसको जैसे ही अपन पीटते हैं तो वो बिखर जाता है। अब इसमें अपवाद भी कुछ होते हैं, तो वो आपको ध्यान है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब ऐसी धातुएं हैं जो कैसी हैं? कठोर नहीं हैं, मुलायम हैं। इनको सरलता से जो है हम काट सकते हैं चाकू की सहायता से। इसी प्रकार से जैसे तन्यता का गुण देखा जाए तो धातुओं में तन्यता का गुण अच्छा होता है। जैसे एक पतले तार को खींच करके एक लंबे तार में बदला जा सकता है, चांदी है, सोना है, इनको बहुत लंबे तार में जो है आसानी से हम बदल सकते हैं। जबकि अधातुओं में ऐसा तन्यता का गुण होता नहीं है। विद्युत का चालन की बात करें तो धातुएं जो हम जानते हैं कि विद्युत का क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी चालक होती हैं।
जबकि अधातुओं की तरफ हम चलें तो अधातुओं जो है विद्युत की सामान्यता क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप उसमें भी जो है क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो क्या होता है वह विद्युत का चालक होता है। आप सबने ये चीज़ कक्षा 8वीं में पढ़ी होगी। ध्वनिकता की बात करें तो देखिए धातुओं का तो एक विशेष साउंड होता है। जैसे मंदिर में जो घंटी बजती है या आपके स्कूल में जो घंटी बजती है वह कितनी मधुर साउंड वाली होती है, तो वो ध्वनि से उत्पन्न होती है। ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो धातु में उत्पन्न होती है, जबकि अधातुओं में कोई ध्वनिकता का ऐसा विशिष्ट गुण नहीं होता है। इसी प्रकार से गलनांक क्वथनांक की बात करें तो धातुओं के गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक जो है वो निम्न होते हैं। इस प्रकार से अगर अंतर पूछा जाता है तो आप धातु अधातु में निश्चित रूप से अंतर बता दीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं इसी शुद्ध पदार्थ में। तो देखिए जितने भी ये पदार्थ हैं शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हैं, क्योंकि इनके कणों की स्थिति अगर देखा जाए तो इनके जो कण हैं, जो परमाणु हैं, वो वास्तव में एक जैसे हैं। सोने के एक जैसे हैं, लोहा के एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के एक जैसे हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। किसी भी रासायनिक विधि द्वारा आप जो है तत्व को विघटित नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है इसमें, वह आता है यौगिक। तो आइए अब हम जो है यौगिक के बारे में जानते हैं कि यौगिक होता क्या है। तो देखें यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक जिसको हम जो है कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कंपाउंड यौगिक क्या है। तो देखें जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, किस रूप में परिभाषा लिख सकते हैं आप कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है या निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उनके मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, वह नया पदार्थ हमारा यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। यौगिक कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें जैसे जल एक यौगिक है। क्यों है यौगिक, इसकी क्या विशेषता है। तो जल देखिए अगर हम इसकी संरचना देखें तत्व के आधार पर तो इसका जो प्रतीक सूत्र होता है वो होता है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परमाणु के अनुपात में हम देखें तो परमाणु के अनुपात में 2:1, यानी 2 परमाणु जो है हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का जब हम मिलाते हैं तब जो है हमारे जल का निर्माण होता है। तो देखिए अगर हमें यौगिक बनाना है तो परमाणु के आधार पर अनुपात थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी तत्व के परमाणु को हम जो है देख नहीं सकते हैं, ना ही उसमें से उसको निकाल सकते हैं। फिर अगर हमें इसका अनुपात रखना है तो वह जो है उसके द्रव्यमान का अनुपात हम लेते हैं, द्रव्यमानों का अनुपात। तो द्रव्यमानों के अनुपात में जैसे मान लीजिए अगर आपको जल बनाना है तो जल बनाने के लिए 1:8 में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगी, यानी कि 1 भाग आपको लेना पड़ेगा किसका, हाइड्रोजन का, और 8 भाग लेना पड़ेंगे किसके, वह लेना पड़ेंगे आपको ऑक्सीजन के। तो इस कंडीशन में आपके जल का निर्माण आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे। इसी प्रकार से और भी यौगिक हैं जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि जिसको हम नमक बोलते हैं। इसी प्रकार से मीथेन CH4 यह भी एक यौगिक है। अमोनिया NH3 यह भी एक यौगिक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भी एक यौगिक है। H2SO4 यह भी एक यौगिक है।
और C6H12O6 ये शर्करा ग्लूकोज, यह भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। इन सभी में जो भी तत्व सम्मिलित हुए हैं उनका एक निश्चित अनुपात है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सभी पदार्थ यानी जितने भी यौगिक होते हैं वह सभी शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जल को आप विज्ञान की भाषा में शुद्ध कह सकते हैं। नमक को आप विज्ञान की भाषा में शुद्ध कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें तत्वों का अनुपात एक निश्चित है। ठीक है ना। तो आइए अब आप जान गए होंगे यौगिक के विषय में। यौगिक के विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यौगिक जो होता है, यौगिक अपने अवयवी तत्वों के गुणों से अलग होता है, पृथक होता है। यानी कि जिन तत्वों से मिलकर के यौगिक बना है उन तत्वों के जो गुण होते हैं यौगिक बनने के बाद उसके गुण बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक उदाहरण पे आइए हम विचार करें। जैसे आप देख लीजिए उदाहरणतः जो हमारा पानी है यानी कि जल है, जिसका सूत्र है H2O। अब जल सामान्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो बना है हाइड्रोजन और दूसरा बना है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन जानते हैं अत्यंत ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन बम भी जो है इसका बनाया जाता है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है आग को जलाने में सहायता करती है। अगर इस स्थिति में देखा जाए तो दोनों जो है एक प्रकार से ज्वलनशीलता के गुण को ही दर्शाते हैं। एक जलाने का काम करती है, आग की उपस्थिति में ही माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन की क्रिया संपन्न होती है। और यहाँ हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील गैस है। लेकिन इन दोनों की स्थिति में बना हुआ जो पानी है, जल जो है वो देखिए बिल्कुल अलग गुण वाला है, वह आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि दोनों के गुणों से एक पृथक गुण जो है वह कौन रखता है? वह रखता है यौगिक। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कंपाउंड का जो गुण होता है, जो नेचर होता है, वह उसके अवयवी तत्वों से बिल्कुल पृथक होता है, अलग होता है। आइए अब हम चलते हैं इसी के अगले क्रम में, जिसमें हम जानते हैं मिश्रण क्या होता है। यानी कि वास्तविकता में हम अपने पाठ के मूल रूप में प्रवेश करने वाले हैं, जो है पदार्थ का अगला पार्ट, जिसको हम कहेंगे मिश्रण। तो है हमारा तीसरा, वह है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अनेक बार जो है ऐसे उदाहरण मिश्रण के देखे होंगे और उसका अनुभव भी किया होगा। जैसे आपके घर में कभी कोई जो है अतिथि वगैरह का आगमन होता है तो आप उनके लिए शरबत बनाने का काम करते हैं। तो जैसे ही आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में आपने देखा होगा कि आप जो है जल, इसके साथ साथ जो है उसमें शक्कर, नींबू, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप उन्हें शरबत परोसते हैं। तो वो शरबत जो बना हुआ है उसमें हमने किसी भी प्रकार के पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में या निश्चित रेशियो में नहीं रखा। शक्कर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, पानी थोड़ा कम भी हो सकता है, नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन वो शरबत ही कहलाएगा। वह एक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ऐसा मिश्रण है जिसमें उन पदार्थों का कोई अनुपात निश्चित नहीं है। आपने घर मकान का काम होते हुए भी देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कैसे जो है जो कारीगर होता है वह दीवार को जोड़ने के लिए जो है मिश्रण तैयार करता है, जिसमें आपने देखा होगा कि सीमेंट, रेत और पानी तीनों को जो है किसी भी अनुपात में वो मिला करके उस मसाले को तैयार कर सकता है जो दीवार की जुड़ाई में काम आता है। तो वास्तव में मिश्रण क्या है, हम इस उदाहरण के माध्यम से आप जान गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वह वास्तव में क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है। परिभाषा के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को
तत्वों को या यौगिकों को भी, ऐसा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि तत्वों को या यौगिकों को, क्योंकि ये पदार्थ ही तो हैं, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिएगा आप, शरबत जो है, शरबत, यह शरबत जो है जिसमें जल, चीनी, नींबू, ठीक है ना, हाँ रुआवजा, बिल्कुल, कि इत्यादि का जो है इसमें जो है मिश्रण होता है तो उससे शरबत प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे नमक का घोल तैयार करें हम, नमक का घोल, तो उस नमक के घोल में भी देखा होगा आपने, नमक प्लस पानी, सोडा वाटर या सोडा पानी बनाते हैं तो सोडा पानी में भी आपने देखा होगा सोडा पानी, नमक और भी इत्यादि थोड़े बहुत मसाले जो है, नींबू, इन सबको मिक्स करके हम जो है सोडा वाटर बना लेते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुपात निश्चित नहीं है, तो ये सब के सब पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। तो आइए अब इस पाठ में विस्तार से जो है हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्रण देखिएगा, जो मिश्रण होता है, मिश्रण यानी कि जो मिक्सचर है वह दो प्रकार का होता है। नंबर एक इसका प्रकार होता है जिसको कहते हैं होमोजेनियस, यानी कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजेनियस। और दूसरा जो होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यानी कि जिसको हम कहेंगे हेटेरोजेनियस। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इन दो प्रकार के मिश्रणों के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, तो जब हम दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को इस प्रकार से मिलाएं कि इनका संगठन हमें एक दिखाई दे, संगठन, ध्यान रखना यहाँ पे संगठन नहीं है, संगठन है, क्योंकि संगठन तो मनुष्यों में होता है, जीव जंतुओं में होता है, यहाँ पर संगठन है जो पदार्थ में होता है। तो इस प्रकार से हमने तत्वों या यौगिकों को मिलाया कि उनका एक संगठन हो जाए, एक संगठन हो जाए अर्थात वो हमें एक रूप में दिखाई दे। जैसे आपने नमक और पानी में आपने नमक घोला, नमक जैसे ही उसमें घुल जाता है तो उसका एक संगठन हो जाता है। आप उसको किसी छन्नी से छानेंगे भी तब भी जो है वह नमक वाला पानी यहाँ पर निकल जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई कण आपको नहीं मिलेगा। तो वह कहलाएगा हमारा समांगी मिश्रण। चाहे जल में चीनी घोल दें या जल में आप नमक घोल दें या जल में आप एल्कोहल को घोल दें, तो जो भी मिश्रण बनेगा वो आपका समांग बनेगा, यानी कि उनका संगठन एक होगा। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी कि जब आप दो या दो से अधिक जो है तत्व या यौगिकों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के उपरांत उनका संगठन एक ना हो, ध्यान रखना है इसमें संगठन एक ना हो, संगठन एक ना हो, एक ना हो अर्थात अलग अलग करके जो है हमें दिखाई दे। जैसे देखिए रेत प्लस पानी और प्लस सीमेंट, यह एक संगठन नहीं बनता तो मिश्रण है, लेकिन संगठन एक जैसा नहीं होता है, ये अलग अलग रूप से स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई देते हैं। अगर आप तेल में जल मिला दो, तेल प्लस जल, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का भी संगठन हमें एक नहीं दिखाई देगा। जल में आप रेत मिला दो, जल प्लस रेत, रेत को अगर आपने मिला दिया तो इसका संगठन भी आपको एक नहीं दिखाई देगा। नमक और चीनी को यदि आप मिला दो, नमक व चीनी, तो आप देखेंगे इनका संगठन भी आपको एक नहीं दिखाई देगा, अर्थात यह भी जो है आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांगी और विषमांगी मिश्रण भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कई बार हमारी परीक्षा में समांगी और विषमांगी मिश्रण में
हमसे अंतर जरूर पूछा जाता है। तो आपको परिभाषा के आधार पर इसका अंतर स्पष्ट करना है और 2 उदाहरणों के माध्यम से कम आप उसमें 2 अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में यौगिक और मिश्रण के विषय में भी अंतर जो है पूछा जाता है, वह भी आप निश्चित रूप से तैयार रखें। जब हम मिश्रण को समाप्त करते हैं तो मिश्रण जो है एक विलयन होता है, क्योंकि वो अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है। तो अगले कालांश में जब हम मिलेंगे तो चर्चा करेंगे विलयन के विषय में। विलयन क्या है, विलयन किस प्रकार से बनता है, उसमें विलेय पदार्थ क्या होता है, विलायक पदार्थ क्या होता है, विलेय और विलायक में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, किस पदार्थ की मात्रा कम होती है, साथ में विलयन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें समतृप्त, असमतृप्त, अति समतृप्त विलयन के विषय में हम जो है पढ़ेंगे। यह कालांश आप सब लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से अपना प्रश्न जो है हमारी ओर अधिक प्रेषित करें। इसी के साथ आपसे अगले कालांश में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।